जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महात्मा डिफेंस क्लास पर। तो आज हम इस क्लास में लुसेंट केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव 700 प्लस क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, या तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 50 नंबर तक क्वेश्चन को एनालिसिस करके हम लोग समझे थे, और हम लोग आज करेंगे 51 से लेकर 100 तक। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ये लुसेंट बुक का जो केमिस्ट्री होता है उसका ऑब्जेक्टिव सभी का सभी यहाँ पे लिया गया है, और आप लोग समझ सकते हैं कि लुसेंट बुक कितना यूज़फुल होता है हर एग्ज़ाम को लेकर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक अपने यूट्यूब चैनल महात्मा डिफेंस क्लास पर। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल प्लस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, दो तत्व कैल्शियम और आर्गन है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 18 होता है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, ये पहले क्लास में ही पार्ट 1 में ही हम आपको बता दिए थे। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए, और पहले ये समझ जाइए कि फिर से हम बता देते हैं। समस्थानिक हम उसको बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग हो, यानी कि परमाणु संख्या सेम हो और परमाणु भार अलग अलग हो, उसी को बोलते हैं समस्थानिक। जस्ट अपोजिट होता है संभारिक। तो संभारिक उसको बोलते हैं जो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग सेम हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो। यानी कि इसमें क्या आंसर होगा, इसमें है दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी कि इसका संभारिक यानी कि आइसोबार। संभारिक को बोलते हैं आइसोबार और समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटॉप। तो इसमें आइसोबार सेम है, आइसोबार सेम नहीं है, एटॉमिक मास सेम है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आइसोबार समभारिक। यानी कि 51 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। 52 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तत्वों का कौन सा युग्म संभारिक परमाणु वाला है? तो संभारिक परमाणु वाला है, अभी जस्ट बताएं। देखिए CDS एग्जाम में पूछा गया है, ABCDS एग्जाम में पूछा गया है। तो संभारिक किसको बोलते हैं, जो जिसका एटॉमिक मास सेम हो, यानी कि देख रहे हैं तो इसका एटॉमिक मास इसमें दोनों सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो इसी का आंसर यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन का कैटेगरी देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट हुआ होगा। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी तत्व का रासायनिक गुणधर्म है वो, जो कि वो किस पर निर्भर करते हैं? तो तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। चलते हैं अगला, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल NDA में पूछा हुआ है, SSC में पूछा हुआ, RRB NTPC में भी पूछा हुआ। तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने। चलते हैं अगला, 55 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? तो रेडियोधर्मिता की यूनिट अगर बात करें तो रेडियोधर्मिता की यूनिट होता है क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। क्यूरी। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या होता है? क्यूरी, जो कि SSC में पूछा गया है। 56 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है, किस चीज़ से नापी जाती है रेडियोधर्मिता? तो उसका हो जाएगा गीगर मुलर काउंटर द्वारा रेडियोधर्मिता मापी जाती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? यानी कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए जिससे कोई परेशानी ना हो? तो 57 का यानी कि शीशा हो जाएगा, शीशा से बने पात्र यानी बर्तन में रखना चाहिए रेडियोधर्मी वस्तुओं को। चलते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे।
58 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व है जो कि अल्फा बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो वो बीटा किरणें के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर बोलता है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो जब गामा किरणें उत्सर्जन होता है उस दौरान रेडियोधर्मी पदार्थ में किसी तरह का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो किस क्रम में होती है? तो पहले होता है गामा बीटा अल्फा, गामा बीटा अल्फा, अल्फा बीटा गामा नहीं, इसका जस्ट अपोजिट क्रम। चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। तो 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, न्यूनतम परागमय शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम परागमय शक्ति किरण कौन सी है? तो 63 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि अल्फा किरण। न्यूनतम परागमय शक्ति किरण कौन सी है? तो अल्फा किरण, जो कि एसएससी में पूछा गया है। अल्फा कण में क्या होते हैं? तो अल्फा कण में जो होते हैं उनका नाम है, अल्फा कण में क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो सीधी सी बात है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कण में। 65 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल होते हैं डॉट 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 है होते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या फील होगा? तो 65 नंबर का क्वेश्चन है वो, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी बिल्कुल हीलियम के केंद्रीय जैसा। अल्फा पार्टिकल बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होते हैं। फिर से पढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल हीलियम के केंद्रक जैसा होता है अल्फा पार्टिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? तो 66 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान। हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कहाँ चला गया? 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो रेडियो एक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरणें वो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं पूरा। केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। 68 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे बनी होती है? तो गामा किरणें किससे बनी होती है? अगर हम बात करें तो गामा किरणें न्यूट्रॉनों से बनी होती है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। गामा किरणें किससे बनी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। चलते हैं अगला में, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? तो 69 नंबर क्वेश्चन का अगर हम देखें तो ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है, ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? तो वो प्लेटिनम है, जो कि रेडियो सक्रिय तत्व है। 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो 71 का हो जाएगा जीवाश्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म। 72 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा या से समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं? तो कौन से समस्थानिक है जो कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का प्रयुक्त होते हैं? तो 72 का है जो कि केवल C614। चलते हैं
73 नंबर क्वेश्चन पे, तो एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु अर्ध आयु 10 दिन, इसका अभिप्राय क्या है? एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय हमें यही मिलता है कि पदार्थ के 3/4 भाग विघटन और 20 दिन हो जाएंगे। पदार्थ के 3/4 भाग विघटन और 20 दिन हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्लास में नहीं बल्कि अगले क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे, इस वीडियो का पार्ट 1 देखे होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके 140 दिन मार सकते हैं। आसानी से सॉल्व करके मार सकते हैं 140 दिन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये भी क्वेश्चन को आपको आसानी से पता हो जाएगा पार्ट 1 में, अगर आप सही से देखे होंगे तो। ऐसे 75 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है पार्ट 1 में। 75 नंबर का ए 3200 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 75 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 76 नंबर क्वेश्चन है, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो वो कौन सा रेडियो समस्थानिक है जो रक्त कैंसर को रोकथाम के लिए लाभदायक हो सकता है? तो वो हो जाएगा फास्फोरस 32। फास्फोरस 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन। तो 77 का चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 77 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्ड 198 रेटिना 200 के उपचार। रेटिना 200 के उपचार, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 78 नंबर, क्वार्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो सी क्वार्ट 60 कौन सा उत्सर्जित करता है? तो 78 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि गामा किरणें उत्सर्जित करता है। 79 का क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर को चुनिए। 79 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आप लोग इसको मैच द फॉलोइंग करके आप बना सकते हैं आसानी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप अपने से रीड कर लीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करती है? तो वो कौन सा विक्रिया है जिसमें सबसे अधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करता है? तो 80 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करता है। 81 का क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। 81 का हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 82 नंबर, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। एक अभिकथन है और एक कारण दिया गया है। तो अभिकथन में बोलता है परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, और कारण में रीजन में बोला है एक प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। तो 82 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर ए। 83 का हम चलते हैं। तो 83 में परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अब चलेंगे 84 नंबर क्वेश्चन में, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो परमाणु प्रस्फोटन जो प्रेरित होता है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा प्रेरित होता है। 85 का है, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या है? तो उस जो जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे उन परमाणु बमों का नाम क्या है? तो उन परमाणु बमों का नाम है लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन। 86 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ चला गया? 86 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा 86 नंबर क्वेश्चन बोलता है
वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो वो हो जाएगा सी, यानी कि प्लेटिनम विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? तो न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 87 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियाई बनाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का स्रोत की अगर बात करें हम, तो निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 88, यानी कि 88 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन। 89 का है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, जो कि एसएससी बीएसएससी में पूछा गया है। 90 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विकसित किया जाता है? हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, हाइड्रोजन बम है वो विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। ये वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड टेलर द्वारा, इनके द्वारा ही हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 91, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु रिएक्टर का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है 91 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि एनरिको फर्मी। 92 नंबर क्वेश्चन में, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड क्या काम करती है? तो एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड क्या काम करती है? तो 92 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन का अवशोषित करता है। 92 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है? तो 93 का हो जाएगा कैडमियम। 94 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया है वो विखंडन है। क्या है? तो विखंडन। 95 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? तो शीतलक प्रयोग में लाया जाता है वो हो जाएगा द्रवित सोडियम। 96 का है, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो 96 का हो जाएगा बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो मंदक का काम करता है वो कौन सा नाभिकीय रिएक्टर मंदक का काम करता है? तो 97 का हो जाएगा भारी जल, जो कि मंदक का काम करता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम यही होता है कि न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? तो किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिकों का एक ऑक्साइड होता है, यानी कि 100 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट 3 का आप वेट कीजिए, वो भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।